आने वाले 3 वर्षों में आप लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, अब युद्ध लड़ा जाएगा। क्या जुखाम की दवाई के साथ ऑपरेशन भी लिखा गया है? हिमकेयर में तो लिखे जाते थे फ्री है। जो एम्स में मशीन लगी है, एम्स के साथ एमओयू करिए, कोई ऐसी बात ना हो। और एम्स के साथ जो एमओयू करके जितने पैसे की एम्स ने खरीदी है, आप भी उतने पैसे की एम्स में आईजीएमसी में लगाइए। और सोशल मीडिया के जमाने में ये चीजें लाकर इनके 3-4 विंग हमने, हमारी सीआईडी ने मॉनिटर किए और 3-4 विंग उस चीज को पूरी जनता के पास वायरल करने के लिए तैयार रहते हैं। इतना दिल्ली में हिमाचल चलता है। यहाँ के पत्रकार बंधुओं से पूछते हूँ, कहते तो दिल्ली से बोला कि ये चलना है, और हम पर बोलते हैं कि हम पत्रकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। आप तो दिल्ली से न्यूज चलाते हैं। और ये फिर से 40 हो गए, तो इन्होंने एक टारगेटेड कैंपेन मेरे खिलाफ चलाया हुआ है। व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए एक टारगेटेड कैंपेन करवाया। मंदिरों का कानून किसने बदला? बोलते 500 करोड़ की बात कर रहे। मंदिर का कानून अपने राजनीतिक लाभ के लिए बदलने वाली पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर उसको खत्म कर दिया गया, जो कोई है ही नहीं पद पर सैंक्शनड है, क्या है? कुछ सैंक्शनड है, गारंटी नहीं रखना, तो उसमें क्या काम गलत किया हमने? कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। किसको कर दी? आपको कर दी, मुझे कर दी, सभी विधायकों को कर दी। चुनाव जीतना था, कहा आगे तो हम देख लेंगे, डबल इंजन की सरकार है। चुनाव नहीं जीते तो हर साल 543 करोड़ रुपया हम इनकी लायबिलिटी वो भी पूरी कर रहे हैं। 350 करोड़ रुपया उन निजी हॉस्पिटलों को इन्होंने लुटा कर रख दिया। मैंने कहा कि ये हुआ क्या कि हिमाचल प्रदेश में सभी हॉस्पिटल्स हिमकेयर के तहत आ गए। कहते ये योजना ही हमने शुरू की थी, हमने तो आइडिया दिया, और इस आइडिया का ये नुकसान हुआ। 9.5 लाख लोग हिमाचल प्रदेश से अपने इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। जहां एमआरआई की मशीन लगी हुई है 19 वर्ष पुरानी है, 3-3 महीने की लाइंस लगी हुई है, 3-3 महीने की लाइंस लगी है। अब 19 साल पुरानी एमआरआई मशीन से आप क्या पता लगाओगे? आप अंदाजा लगा के बोलते हो कि ये हो गया और उसको रेफर कर देते हो पीजीआई जाकर पता लगता कि बीमारी गंभीर है। वो वहां नहीं पता लग रहा, तो हम हिमाचल प्रदेश की जनता को भी धोखा दे रहे हैं। 1 साल के भीतर हम अपने हॉस्पिटल, जो मेडिकल कॉलेज है और जो जिला हॉस्पिटल है, उसमें पूरी तरह सुधार करने की हम कोशिश करेंगे। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। और 3 एमआरआई मशीनें जो कि एम्स के मुकाबले की होगी, जो एम्स में एमआरआई होगी, वो अभी आपके यहाँ उसको टांडा में, हमीरपुर में, नेर चौक में और आईजीएमसी में लगाया जाएगा। एक भी व्यक्ति उंगली उठाकर बोल दे कि हमारे किसी भी सदस्य ने कभी किसी भ्रष्टाचार किया हो, एक भी सदस्य बोल दे। 1 महीने तो हम अपनी खुशी में ही रहे, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार न हो सका। मैं और अग्निहोत्री जी 1 महीने तक खुशी मनाते रहे, क्योंकि 1 महीने तक मंत्रिमंडल ही नहीं बन पाया। ये तो लुटाने आए थे। ये कैसे सच्चे देशभक्त हो सकते हैं? जो 5 ग्राम से चिट्टे में के कान छूट जाते थे, हमने उसमें एनडीपीएस के एक्ट के तहत 4 लोगों को अरेस्ट करके रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मुझे एक सरकारी महिलाओं का दस्ता मिला। 4-5 महिलाएं सचिवालय में आई कि मैं 1.5 लाख रुपया पे लेती हूँ, पर बस में मुफ्त में जाती हूँ। तो मेरे से कहते आप टिकट क्यों नहीं लेते? मैंने कहा आप हमारी बहन है, हम आपसे टिकट नहीं लेंगे। कहते मैं देना चाहती हूँ। मैंने भी उसकी स्टडी की 1 महीने तक कि कौन कौन से चलते। सब जगह सोशल मीडिया में इनके ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ इनके विंग है और इनके विंग के अपने चैनल है। उन चैनलों में कुछ नहीं होता। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को एक दूसरे के खिलाफ लिखाया होता। ये ना पत्रकार है, ये एक नया प्रकार शुरू हो चुका है। जो अब पत्रकार जो जर्नलिज्म की भी है, जिसने चला रहा है, जिसके सोशल मीडिया में, उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई थोड़ी कर रहे हैं। 1201 करोड़ रुपया, जिसमें 848 और 336 करोड़ हमारी सरकार के समय रेलवे डिपार्टमेंट को दिया।
मैं कई बार बयान सुनता हूं कि हिमकेयर को बंद किया जा रहा है, हिमकेयर योजना का पैसा को लूटा जा रहा है। मैं ये कहने आ रहा हूं कि इन्होंने इस प्रदेश की जनता का, आम लोगों का पैसा लुटा दिया गया और निजी लोगों के लिए, ठेकेदार लोगों के लिए इन्होंने इस प्रकार की योजना लाई कि पैरा मेडिकल स्टाफ जो है, जो मेडिकल कॉलेज में है वो मेडिकल कॉलेज में रहेगा, और जो डायरेक्ट हेल्थ सर्विसेज का अलग से कैडर बना दिया गया ताकि मेडिकल कॉलेज में जब कोई ड्यूटी ऑपरेशन थिएटर की लगती है वो सीएससी में ट्रांसफर करवा लेता है। राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रदेश की धन दौलत को लुटा दिया गया, संपदा को लुटा दिया गया। मैं बारी बारी उस संपदा का आपको आंकलन कर दूंगा। और इस प्रकार से संपदा का चीरहरण हुआ, सोचा कि किसी ना किसी तरह से हमें दोबारा से कुर्सी मिल जाए, जो कुछ करना है करिए, कर्जा लेना है कर्जा लीजिए, लेकिन हमें दोबारा सत्ता में आना है। और जनता ने क्या किया? जो सरकार 5,000 करोड़ रुपया जब इनकी सरकार थी लुटा दीजिए, जनता ने क्या किया? जनता ने कहा नहीं, आप शासन के काबिल नहीं हैं, इसलिए आपको वहां बिठाया और हमें लाया। और मुझे इस बात की खुशी है, हमारे फैसलों का जनता ने लोकतंत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दोबारा 40 सदस्य बनाए। लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई, चुनौतियां बड़ी थी, हर चुनौती का हमने लड़ाई की तरह सामना किया। आने वाले 3 वर्षों में आप लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, अब युद्ध लड़ा जाएगा और हम आपके साथ उस युद्ध को लड़ेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। हेल्थ सेक्टर देखिए, हेल्थ सेक्टर में पहले मैं आपका याददाश्त करवाना चाहूंगा, वो याददाश्त जिसमें आपने इस प्रदेश के धन को फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए कैसे लूटा, कैसे लुटाया और हमने कैसे बचाया, वो मैं बताना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय युवा नेता हमारे त्रिलोक जम्वाल जी है, वक्ता हैं, अच्छे हैं और अच्छी तरह बात रखते हैं। लैंड एक्विजिशंस की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, जब आप अपनी बात कर रहे थे, अभी तक टोटल हमारे समय में 1201 करोड़ रुपया, जिसमें 848 और 336 करोड़ हमारी सरकार के समय और 848 करोड़ को सक्सेसिव गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस की रही चाहे बीजेपी की रही, रेलवे डिपार्टमेंट को दिया लैंड एक्वायर करने के लिए। ये पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने रेलवे विभाग को दिया, जिसके कारण बिलासपुर तक रेलवे लाइन बन रही है। वो पैसा सरकार का, हमारे राज्य का पैसा था। मैं ये भी बताना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि जो बिलासपुर बद्दी की रेलवे लाइन बन रही है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को याद होगा, उसमें से भी हमने, जब हमारी सरकार बनी, आप बोलते हैं कि आप प्रोजेक्ट्स को रुकवा रहे हैं, 150 करोड़ रुपया हमने अपनी 2 साल के कार्यकाल में दिया और हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा टोटल लैंड एक्विजिशन का 348 करोड़ रुपया दिया गया। प्रदेश की संपदा ना लूटे, प्रदेश में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया और हम इस दिशा में आगे बढ़े। माननीय सदस्य त्रिलोक जम्वाल जी कह रहे थे, पहले साल शराब के ठेकों की नीलामी से हमने रिन्यू की प्रथा को खत्म किया। पहले साल शराब के ठेकों की नीलामी से 480 करोड़ रुपए की इनकम हमारे राजस्व में आई, वो जनता में हमने बांटी। और इस वर्ष जब एक बार नया ट्रेंड चलता है, इस बार 120 से 125 करोड़ रुपए की जो हमारे को रेवेन्यू है, अभी 31 मार्च होना है, तब तक हमको उपलब्ध हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे थे। हम हर साल नीलामी करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय,
हेल्थ सेक्टर पे पकड़ता हूं। शिक्षा के सेक्टर में हमने और एजुकेशन मिनिस्टर ने मिलकर बहुत बड़ी सुधार किए हैं। हेल्थ सेक्टर में मैं कहना चाहता हूं, क्या हाल है। शांडिल साहब जब भी मेरे पास आते हैं और हमेशा हम जब भी चर्चा करते हैं तो पता लगता है कि पिछले 5 साल में जो 17 से 22 का साल था, आपके वाइफ डॉक्टर थे, अच्छी बात है, हमारे भाभी जी है, पर उनसे पूछना आप जरा, जिस हिम केयर योजना की ये चर्चा कर रहे हैं हमने बंद नहीं की है। हाँ, ये अभी इन्होंने कहा दे तो नहीं, उसी पर आ रहा था, मुझे पता था आपने ये सवाल करना। किस तरह इस प्रदेश की गरीब जनता का धन लुटा दिया जाता है। हिम केयर में 1200 करोड़ रुपए का देनदारियां इस सरकार ने उन निजी हॉस्पिटलों को भी लुटाई और उन निजी दुकानदारों को भी लुटा रहे हैं। अब मैं आपको ईयर वाइज बताना चाहता हूं। मानिए आपने योजना शुरू की चुनावों से पहले, अच्छी बात की, हम उस योजना पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। लूट कहां होती है? जब राजा सोया हो। आपके जनक राज जी बोल रहे थे, डॉक्टर ठीक बोल रहे थे कि भेष बदल कर निकलिए। आप भी भेष बदल कर निकलिए। और जो लोग टिप्पणी हम पर कर रहे हैं कि आप भेष बदल कर निकलिए, 8 सीटें आएगी, 60 आएगी, 40 से बढ़कर 8 आपकी जोड़ देते हैं, 48 यहां कोई आएगी, ये नोट कर लेना। और इसी से ज्यादा बढ़ेंगे। अभी देखा नहीं है आपने। सत्ती जी तो मुझे जानते हैं, रणधीर शर्मा जी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं मेरे काम करने के तरीके के साथ। मेरे से छात्र जीवन से वो एबीपी के प्रेसिडेंट थे, हम एनएसयू के थे। आप चिंता ना करिए। अब हिम केयर जिसकी चर्चा करते हैं, हिम केयर का पैसा नहीं, कैसे लुटाया? इतना पैसा तो आप मरीज को उसके जब आईपीडी में एडमिट होने वाला होता है, उसमें से अगर किसी को 50,000 रुपया भी दे देते, वो अपना इलाज ठीक करवा देता। आपने लुटाने की प्रक्रिया को कैसे जारी किया? हिमकेयर का विवरण देना चाहूंगा। आज तक सरकारी हॉस्पिटल में 500 करोड़ रुपया हिमकेयर में पेशेंट्स के खर्चे पर खर्च किया जा रहा है। 500 करोड़ रुपया। और जो निजी हॉस्पिटलों को आपने हिमकेयर शुरू किया, बहुत प्यार था आपका निजी हॉस्पिटलों से। ऐसे निजी हॉस्पिटलों से इन्होंने शुरू किया जिसका मैं कई हॉस्पिटलों के नाम नहीं लेना चाहता हूं। एमबीबीएस करके आए कई डॉक्टर हमारे आईजीएमसी में एमडी कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, एसआरशिप कर रहे हैं। एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर ने अपना निजी हॉस्पिटल खोला और हिमकेयर में रजिस्टर्ड करवाया। और हिमकेयर में रजिस्टर करवाने के बाद जिसका एक लेंटर नहीं डलता था, 5 स्टोरी की बिल्डिंगें बन गई। जब उसका बिल देखा गया, 1 साल में 6-6 करोड़ रुपया उनके बिल आए। ये आपने कभी ऑडिट नहीं करवाया? मैंने सरकार को निर्देश दिए हैं कि इसका ऑडिट किया जाएगा। उस ऑडिट की रिपोर्ट आपके पास भी शामिल की जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 350 करोड़ रुपया इस जनता का धन का, इन जनता की संपदा का, जिसमें आम आदमी के पैसे का अधिकार था, किसान के पैसे का अधिकार था, गरीब का अधिकार था, 350 करोड़ रुपया उन निजी हॉस्पिटलों को इन्होंने लुटा कर रख दिया। लुटा कर रख दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अभी तो शुरुआत है। अभी तो पेन किलर की गोली दी है, अभी तो इंजेक्शन भी आना है। अभी तो पेन, मेरी माननीय अध्यक्ष महोदय, सच्चा तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी हॉस्पिटल्स को 190 करोड़ रुपए की पेमेंट हो चुकी है और 350 करोड़ रुपए की, जिसमें से 190 करोड़ निकाल दिया, देनदारियां बची है रोज निजी हॉस्पिटलों की। मेरे को कैसे पता लगा? मेरे पास आ रहे जी, मेरा हॉस्पिटल का 5 करोड़ है। मैं आपको कुछ, पर मैं उसके अगला शब्द नहीं बोल सकता क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पोस्ट पर हूं। मैंने कहा कि ये हुआ क्या कि हिमाचल प्रदेश में सभी हॉस्पिटल्स हिमकेयर के तहत आ गए। कहते ये योजना ही हमने शुरू की थी, हमने तो आइडिया दिया
और इस आईडीए का ये नुकसान हुआ कि हिमाचल प्रदेश से सारी जो हिमाचल प्रदेश से 9.5 लाख लोग 9.5 लाख लोग हिमाचल प्रदेश से अपने इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं और तकरीबन 1000 जीडीपी का नुकसान हो रहा है। हिमकेयर योजना का फायदा किसे हुआ? मैंने तो कोई इंक्वायरी की बात नहीं की, मैंने कहा ऑडिट करवाएंगे, करवाना चाहिए, जनता का पैसा है। हमने तो पहले ही कहा हम संपदा ना तो लुटने देंगे ना लुटाने आए हैं। जब मैंने अपना सीएम डैशबोर्ड देखा तो मेरे मन में विचार आया कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जब मैं डाटा देख रहा हूं तो इसमें कहां से इतने पैसे यूटिलाइज ये मिसयूज हो रहा है। उस दृष्टि से हमने इसको किया। और देखिए सरकार ने अभी तक 306 करोड़ रुपया हिम केयर योजना के अंतर्गत जो भी मरीज आया 2 साल में हमारे द्वारा दिया गया है। और जो इन्होंने 90 करोड़ की अतिरिक्त देनदारियां छोड़ी हुई थी वो भी हमारी सरकार ने दी है। मैं कई बार बयान सुनता हूं कि हिमकेयर को बंद किया जा रहा है, हिमकेयर योजना का पैसा को लूटा जा रहा है। मैं ये कहने आ रहा हूं कि इन्होंने इस प्रदेश की जनता का, आम लोगों का पैसा लुटा दिया गया और निजी लोगों के लिए, ठेकेदार लोगों के लिए इन्होंने इस प्रकार की योजना लाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल देखिए हेल्थ सेक्टर का। आप और हम भी भाषण बहुत देते हैं, सुनते हैं, हमारे सभी मंत्री विधायक भाषण देते हैं, बहुत सुनते हैं, और जो हॉस्पिटल में जाता है उसको हम धोखा देते हैं। अगर वो खांसी जुकाम की दवाई तो घर में ही ठीक कर ली जाती है। पूरे प्रदेश की जनता का हाल ये है कि आपका सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन आईजीएमसी है, जहां एमआरआई की मशीन लगी हुई है, 19 वर्ष पुरानी है, 3-3 महीने की लेंस लगी है, 3-3 महीने की लेंस लगी है। अब 19 साल पुरानी एमआरआई मशीन से आप क्या पता लगाओगे? आप अंदाजा लगा के बोलते हो कि ये हो गया और उसको रेफर कर देते हो पीजीआई जाकर पता लगता कि बीमारी गंभीर है। वो वहां नहीं पता लग रहा तो हम हिमाचल प्रदेश की जनता को भी धोखा दे रहे हैं। जो 9.5 लाख लोग यहां से बाहर इलाज के लिए जा रहे हैं, हम उनको भी तंग कर रहे हैं, उनकी संपदा को भी हम लुटा रहे हैं। इस प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शासन 2017 से जो डबल इंजन की सरकार कहते थे 22 तक रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, टांडा में कैथ लैब 11 वर्ष पुरानी है और बाकी जोनल हॉस्पिटल में आदर्श स्वच्छता संस्थान का कंसेप्ट कैसे आया? कई दौर की चर्चा मंत्रिमंडल में सदस्यों से हुई। कर्नल धनीराम शांडिल जी से कई बार हम बैठे, रात के फोन भी हम करते रहे कि हर जगह 6 डॉक्टर दे दे। हम लोग भी इसमें कसूरवार है कि हम पहले तो हमने 39 हॉस्पिटल में दिए, इनके भी सिफारिश आए और हमने उसमें से कुछ ट्रांसफर कर दिए। एनेस्थीसिया का कहीं जहां ऑपरेशन थिएटर है वहां भेज दिया, क्योंकि हमने बोला अब करके आया है। इसमें हम सब लोगों का भी, जो ये राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने ट्रांसफर करवाए, उनका भी थोड़ा सा सोच विचार करके हमें ये कहना चाहिए कि हमें कैसे अगले आदर्श संस्थान मजबूत करने, और इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े। मैंने जब राय ली मंत्री जी से किया और पिछले ही कल कैबिनेट में हमने कहा कि पैरा मेडिकल स्टाफ जो है, जो मेडिकल कॉलेज में वो मेडिकल कॉलेज में रहेगा और जो डायरेक्ट हेल्थ सर्विसेज का अलग से कैडर बना दिया गया, ताकि मेडिकल कॉलेज में जब कोई ड्यूटी ऑपरेशन थिएटर की लगती है वो सीएससी में ट्रांसफर करवा लेता। इस दृष्टि से भी हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, अब गांव का कोई व्यक्ति सुबह अपने घर से निकलता है और हॉस्पिटल की लैब में पहुंचता है, जोनल हॉस्पिटल में पहुंचता है, पीएससी में पहुंचता, बोलता है 20 साल पुरानी मशीन है। क्या दिखाएंगे? डॉक्टर सिर्फ अंदाजा लगा के बोल देता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है, आप टांडा जाइए। टांडा में 15 साल पुरानी मशीन है, आईजीएमसी में 19 साल मशीन है।
फिर उसके बाद क्या होता है, उसका खर्चा बढ़ता जाता है और अपने को ठीक करने के लिए वो पैसे की परवाह नहीं करता। इसलिए उन गरीब किसान, उन आम आदमियों की जेब पर भी इस पिछली सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हेल्थ सेक्टर में हम निचले स्तर पर क्यों पहुंचे, ये कारण थे। आप तकरीबन, मैं ये कह सकता हूं कि 800 करोड़ रुपया आपने हिम केयर योजना पर खर्च कर दिया, 800 करोड़ रुपया। अब मैं ये भी कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि जयराम जी ने मेरे दिमाग में एक बात डाल दी कि कितने पेशेंट का हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कितने पेशेंट का हुआ और कितना खर्चा हुआ। क्या जुकाम की दवाई के साथ ऑपरेशन भी लिखा गया है? हिमकेयर में तो लिख जाते थे फ्री है, उसमें जुकाम के अल्ट्रासाउंड के साथ सारा ही टेस्ट लिख दिया। अल्ट्रासाउंड की मशीन थी वहां, नहीं थी। डायलिसिस के साथ उसने सब कुछ लिख दिया हुआ है। डायलिसिस का बिल बड़े बड़े आ रहे हैं। हम उसमें भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऑडिट करेंगे और जयराज जी के सामने भी लाएंगे। ये हाल इनका हेल्थ सेक्टर में है और ये 900 करोड़ रुपया जो जनता का था, जो जनता की कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगना चाहिए था, उसको ड्रेन किया गया है। ये हेल्थ सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमसे सवाल पूछते हैं, आयुष्मान भारत चली, हमारी योजना है, केंद्र सरकार ने दी, आपकी योजना है आयुष्मान भारत की, आपको भी जानकारी देना चाहता हूं। मीटिंग हुई 2018 में, आयुष्मान भारत योजना चली और आयुष्मान भारत टॉप अप स्कीम थी। हमारी जनता का पैसा उसमें भी लगाया गया। हमको बोलते हैं कि आपने पैसा खजाना खाली हो गया। जो जनता का पैसा, जो राज्य सरकार का पैसा है, ना डीए दे के जनता का पैसा है, इस जनता के पैसे से आयुष्मान भारत से 2018 के बाद केंद्र की बीजेपी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार कहलाती थी, 260 करोड़ रुपया आया और हमारे ट्रेजरी से 200 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। तो आयुष्मान भारत कोई इनकी योजना नहीं है। 200 करोड़ हम कर रहे हैं, टॉप अप दे रहे हैं और 260 करोड़ इन्होंने खर्च किया। हम ही अगर आयुष्मान भारत से ये स्कीम निकाल दे, अपनी स्कीम चलाए इंश्योरेंस के लेकर, तो हम कितनी जनता को, कितने परिवारों को हम इसके माध्यम से अपना उनके स्वास्थ्य देखभाल के लिए पैसा दे सकते। हमने हेल्थ सेक्टर पे विशेष रुचि रखते हैं। आने वाले एक साल में मैं आपको सदन के द्वारा कह सकता हूं, मैं खुद व्यक्तिगत तौर से माननीय मंत्री जी के साथ बैठकर चर्चा करता हूं, अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहा हूं। एक साल के भीतर हम अपने हॉस्पिटल, जो मेडिकल कॉलेज है और जो जिला हॉस्पिटल है, उसमें पूरी तरह सुधार करने की हम कोशिश करेंगे। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। मैं और सुंदर जी, जस्टिस संजय करोल जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज, उनसे मिलने गए। कहा कि मैं एक आम आदमी की तरह डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी आईजीएमसी में गया और मैं इतना खुश हुआ कि उस आईजीएमसी का जो डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन आपने बनाया है, उसमें एक बेड पर एक था और मेरे को कोई पहचानता नहीं था। मेरी इतनी अच्छी तरह से आदर की, आल्दो वो जस्टिस थे, पर इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की। ये सिर्फ अभी एक डिपार्टमेंट की व्यवस्था सुधरी है, औरों की भी सुधर रही है। हमने पैट स्कैन के ऑर्डर दे दिया है, रोबोटिक सर्जरी के ऑर्डर दे दिए है। जो आईजीएमसी में 19 साल पुरानी एमआरआई मशीन है, मैंने कहा है जो एम्स में मशीन लगी है, एम्स के साथ एमओयू करिए, कोई ऐसी बात ना हो। और एम्स के साथ जो एमओयू करके जितने पैसे की एम्स ने खरीदी है, आप भी उतने पैसे की एम्स में आईजीएमसी में लगाइए। होता क्या कि अधिकारी और जो हमारे प्रोफेसर है वो टेंडर ही नहीं कर पाते हैं। और 3 एमआरआई मशीनें जो कि एम्स के मुकाबले की होगी, जो एम्स में एमआरआई होगी, वो अभी आपके यहाँ उसको टांडा में, हमीरपुर में, नेर चौक में और आईजीएमसी में लगाया जाएगा। हम पैसा को बचाकर, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके, हम ये पैसा जनता के कल्याण में लगा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,
डॉक्टर जनक के समय की भी बात कर देनी थी, क्या हुआ था वहाँ? ये तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना एक बिस्तर पर 6 होते थे। मैं ये एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे जैसे मैं थोड़ी गहराई में जा रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि क्या होता था, पर वो अब होगा नहीं। और हमारे किसी भी मंत्रिमंडल के सदस्य ने कोई भी अनैतिक दबाव आज तक किसी अधिकारी पर नहीं डाला, और ना किसी अधिकारी ने हमसे कोई अनैतिक काम के लिए अभी आकर हमसे बात की होगी। ये प्रशासन है और हम गुड गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस करेंगे। और आपको मैं कहना चाहता हूं, 1.25 साल हो गए हैं, एक भी व्यक्ति उंगली उठाकर बोल दे कि हमारे किसी भी सदस्य ने कभी किसी भ्रष्टाचार किया हो, एक भी सदस्य बोल दे। ये ठीक है कि जयराम जी को नहीं पता लगा होगा, कोई ना कोई तो दाल में काला है। अब दाल में काला है तो आने वाले समय के लिए भी तो बताना पड़ेगा। तो अभी आने वाले समय के लिए इनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, और गुस्सा करके सेहत खराब होती है। और वो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं उनकी खराब हो गई है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता था। दूसरी बात, मैं कई बार आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा कि हम प्रदेश की संपदा को ना तो लुटने देंगे ना लुटाएंगे। अब प्रदेश की संपदा क्या है? पानी हमारी सबसे बड़ी संपदा है, और पानी की संपदा को हम क्यों लुटने दें? हम लड़ाई लड़ेंगे और युद्ध की तरह लड़ेंगे और जीत के लिए लड़ेंगे। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम जीते ना। ईमानदारी से लड़ेंगे, पारदर्शिता से लड़ेंगे, और जिस चीज को लेकर लड़ेंगे फोकस होकर उसी को लड़ेंगे। अब मैं ये आपके सामने लाना चाहता हूं, जब बैट था जीएसटी नहीं थी, जब बैट था तो जीएसटी नहीं थी, उस समय हिमाचल प्रदेश सरकार को बैट के रूम में तकरीबन 3,993 करोड़ रुपए मिलते थे। और जब जीएसटी लागू हो गया तो आज मैं आपको कह सकता हूं कि जीएसटी कंपनसेशन के जो हमारा जून 2022 में लागू हुआ, 17 में स्टार्ट हुआ, तकरीबन 3200 करोड़ रुपया मिलता था, वो भी बंद हो गया। हमें उससे भी नुकसान हुआ। आरडीजी अमाउंट जो था, जो जयराम जी के समय 2020-21 में, जो 2020-21 में 11,431 करोड़ रुपए था, जो इस वर्ष जब मैं बजट प्रस्तुत करने जाऊंगा तो घटकर 3,257 करोड़ रुपया रह जाएगा। अब ये लोग संपदा नहीं लुटा रहे थे तो क्या कर रहे थे? जब ये लोग संपदा लुटा रहे थे, बेरहमी से इस जनता के धन का चीर हरण कर रहे थे, एक भी इनके मंत्रिमंडल के सदस्य ये नहीं सोचा कि ये गरीब आम आदमी का, जनता का धन है, इनको हम सही ढंग से लगाएं, सही तरीके से लगाएं। नहीं सोचा, क्योंकि इन्होंने कहा कि सत्ता मिल गई, कुर्सी मिल गई, 5 साल बाद जनता तय करेगी आना है कि नहीं आना है। हमें तो सिर्फ 5 साल चाहिए, झंडी मिल गई। हमने पहले ही दिन कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए, और हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। और इस व्यवस्था परिवर्तन में हम ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे जनता पर कोई असर नहीं कर रहा। जनता हमें सहयोग कर रही है, जनता हमें कह रही है कि आप आइए। कोई ऐसा हमने गलत फैसला नहीं लिया जो जनता को पीड़ा दे। अगर कहीं जनता को पीड़ा देने वाला फैसला लिया तो हमारा मंत्रिमंडल और हमारे जो सरकार है उसको बदलने में भी देरी नहीं करेगी। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं। कहीं अगर हमें लगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, पीडीएन ने, हमने थोड़ी किया आंकलन, केंद्र की सरकार ने किया। डबल इंजन की सरकार के एक इंजन तो विपक्ष में बैठ गया, लेकिन विपक्ष का इंजन ही जाके वहां बोल देता कि हमें पीडीएन ने जो और राज्यों को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश को दीजिए। नहीं मिला। और एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशंस, अब डाटा आया, पीएफआरडीए में लंबित
लगभग 10,800 करोड़ रुपए की राशि अपेक्षित है। भारत सरकार द्वारा यह राशि भी नहीं दी जा रही है। मैंने तो 9,000 करोड़ का बोला था। 10,000 करोड़ का मतलब कि सरकार का उसमें 5,000 करोड़ रुपया तो है ही है, लेकिन उसकी भी हमें लड़ाई लड़नी है और लड़ेंगे। एक तरफ पर हम लड़ाई लड़ेंगे, एक तरफ पर प्रदेश की संपदा को हम लूटने नहीं देंगे, एक तरफ पर हमारे जो प्रदेश का संपदा है उसका सही आंकलन और सही उपयोग हिमाचल की 75 लाख जनता के लिए कैसे किया जाए, वो नीतियां लेकर आएंगे जिन नीतियों में उस संपदा में उनका अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है उस तरफ बैठने वाले लोगों में। बार बार हमसे कहा जाता है, लोन की मैं बात करना चाहूंगा। 22-23 में लोन की लिमिट इनकी सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी, इन्हीं की सरकार थी। 22-23 में हम तो 11 दिसंबर को 3 महीने के बाद में बने। 22-23 में इस बीजेपी की सरकार को लोन की स्वीकृति कितनी मिली? इन्होंने तो ये सोचा था कि हम दोबारा सत्ता में आ जाएंगे और हम अपने लोन की। अब आप देखिए, जो 22-23 में जब हमारी तो 3 महीने थे ना लास्ट के, सिर्फ 1 महीने तो हम अपनी खुशी में ही रहे क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार न हो सका। मैं और अग्निहोत्री जी 1 महीने तक खुशी मनाते रहे क्योंकि 1 महीने तक मंत्रिमंडल ही नहीं बन पाया। मैं वो बात कह रहा हूं, जब हमने आंकलन किया फाइनेंस के द्वारा कि 22-23 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 महीने रही तो इनका लोन की जो लिमिट थी वो 16,261 रुपए 22-23 में थी, जिसको हम 30,000 में काउंट करते क्योंकि वित्तीय वर्ष काउंट होता है। यूटिलाइजेशन तो 9-10 महीने इन्होंने किया, सारा कुछ इन्होंने बांटा और हम पर दोष देते कि 30,000। मैंने वो कहा क्योंकि वित्तीय वर्ष के जो पहले 10 महीने थे वो भारतीय जनता पार्टी के सीधे इन्होंने लोन की लिमिट देखी 16,261 रुपए की। 23-24 में जब हमारी सरकार का पहला बजट रखा गया, पहला लोन की लिमिट में 12,176 4,000 करोड़ रुपए की कमी आई और हमने फिर भी उस आर्थिक संकट के बाद हम लोन का जो रीपेमेंट है वो हमने तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए के करीब लोन की रीपेमेंट और मूलधन की रीपेमेंट की होगी। इसको मैं एग्जैक्ट अंक नहीं, 16-17 हजार है, मैं आपको उसको बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिए संपदा को और लूटने का तरीका, इतनी बुरी तरह संपदा को लूटा। बिजली में चुनावों को जीतने के लिए चुनाव जीतने के लिए कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। किसको कर दी? आपको कर दी, मुझे कर दी, सभी विधायकों को कर दी, जितने भी इनकम टैक्स पे थे सबको फ्री कर दी कि 75 लाख जनता को। अंधेर नगरी चौपट राजा, वो था ना टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ख्वाजा खाजा की। तो वो जो पिछली सरकार थी उसकी हाल देखिए, कम से कम इस प्रदेश के इनकम टैक्स वालों को तो ना फ्री करते। वो पैसा किसका था? वो पैसा इस जनता में जिसको कई सालों से अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, गांव में बैठा अच्छी रोशनी के लिए तरस रहा है, गांव में बैठा अच्छे पानी के लिए तरस रहा है, गांव में बैठा अच्छे हेल्थ सेक्टर के लिए तरस रहा है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, वोट्स है, आपने उनको भी बिजली फ्री कर दी, सब लोगों को। और कितना नुकसान हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं। इस सिर्फ 125, अभी तो कई यूनिट है, 125 यूनिट करने के बाद इस प्रदेश की संपदा का
435 करोड़ रुपए का साल का नुकसान इस सरकार ने किया। हम उसके माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कितना समय और लेंगे? क्योंकि हाउस एक्सटेंड करना पड़ेगा, 5 बज गए। आप अभी 42 मिनट 12 मिनट हुए। नहीं बोलने अभी आप, हाँ 12:47 हुए अभी तो। अच्छा 42 मिनट हुए, आधा घंटा ले लूंगा माननीय अध्यक्ष। नहीं 12 मिनट ही बोले अभी आप। आधा घंटा और लो। आधा घंटा। अब इस माननीय सदन की बैठक 5:40 तक आप सबकी सहमति से बढ़ाई जाती है। चुनाव जीतना था, कहा आगे तो हम देख लेंगे, डबल इंजन की सरकार है। चुनाव नहीं जीते तो हर साल 543 करोड़ रुपया हम इनकी लायबिलिटी वो भी पूरी कर रहे हैं। 23-24 में हम पूरी कर रहे हैं। ये तो इन्होंने किया। ये तो अभी 125 यूनिट का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो लुटाने आए थे। ये कैसे सच्चे देशभक्त हो सकते हैं जो गरीब की जनता का पैसा लुटा रहे हैं, किसान का पैसा लुटा रहे हैं, कर्मचारी का पैसा लुटा रहे हैं, युवा वर्ग को जो रोजगार मिलना है उसका पैसा लुटा रहे हैं, महिलाओं के सम्मान का पैसा लुटा रहे हैं। इन्होंने लुटाया है, इस प्रदेश की संपदा को लुटाया है। पर हम इस प्रदेश की संपदा को ना तो लुटने देंगे ना ही लुटाने देंगे। ये हमारी कमिटमेंट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद सुर्खियां बटोरने के लिए तो आए दिन ये पत्रकार बंधुओं को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए। उसमें कोई देनदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो उनको स्टाफ मिला वो बेचारा करता होगा, बोलता होगा कि आप एक्टिव रहिए, नहीं तो आपकी कुर्सी पर भी खतरा होगा, कल आपके पास पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी लेना है। तो हम उनकी जो उनकी कुर्सी है उसमें बताना चाहते हैं। हमने क्या किया? हम आए, हमने बड़े प्यार से हिमाचल की जनता, सरकारी कर्मचारियों का सहयोग लिया। जिस सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने इस प्रदेश के विकास की गाथा लिखी है, हमने बड़े आराम से, बड़े सहजता से हमने उन ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ओल्ड पेंशन स्कीम दी हमने, और हमने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम दी। हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम देने के पीछे कोई राजनीतिक लाभ नहीं था। अगर राजनीतिक लाभ होता तो हम चुनावों से तकरीबन 6 महीने पहले देते, जिस प्रकार जून 2022 में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेवड़ियां बांटी। हमारा कोई सरोकार नहीं था। हमारा सरोकार सिर्फ ये था कि ये सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमारी सरकार की संवेदनशीलता है कि जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है उसमें हमारे बुजुर्गों को एक अश्योर्ड इनकम हर महीने उनके हाथ में आए, ताकि वो अपने जीवन यापन को अच्छी तरह जी सके। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। इन्होंने क्या किया? हमारी जो लोन की लिमिट थी बोरिंग, उसमें 1600 करोड़ रुपए का कट लगा दिया। फिर भी हम घबराने वाले नहीं है। और हमने अपनी आय में बढ़ोतरी की। अपनी आय में 22-23 में जब इनकी सरकार थी, 13,470 करोड़ से बढ़कर जब हमने फैसले शुरू किए 14,856 रुपये होगी। 24-25 में 2900 करोड़ रुपए की वृद्धि संभावित है हमारे फैसलों से, हमारे नॉर्मेटिव वे से, हमारे इसे। तो ये फैसला होता है प्रदेश की संपदा को बचाने का, और एक सरकार जो थी जो प्रदेश की संपदा को लुटा रही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा। राज्यपाल के अभिभाषण में हमने कुछ चीजें कही। प्रदेश के युवाओं के प्रति पिछली भारतीय जनता पार्टी की सजगता तो देखिए।
प्रदेश में चिट्टा प्रवेश कर चुका था 19-20 कोरोना के बाद से। और सजगता देखिए कैसी संवेदनशील सरकार नहीं थी। एक एक्ट होता है पिट एनडीपीएस। पिट एनडीपीएस एक्ट जो बना, जो इन्हीं की काफी समय पहले बना, उसको लागू ही नहीं किया। हमारी सरकार ने उस पिट एनडीपीएस एक्ट के सलाहकार बोर्ड को 23 अप्रैल 2023 को स्थापित किया गया, क्योंकि हम गंभीरता जानते थे, युवाओं को नशे से बचाना चाहते थे। और इस एक्ट के द्वारा हमने जो 3 नूरपुर और 1 हमीरपुर में से एक व्यक्ति अभी भी निरुद्ध है, इसको रोका हुआ है। हिंदी का शुद्ध शब्द लिख दिया, अभी भी डिटेंशन में है वो। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की कमिटमेंट, नूरपुर में एनडीपीएस जो नशे के कारोबार में सम्मिलित था, उसकी अवैध संपत्ति को 31 दिसंबर 2024 को हमने नष्ट कर दिया, उसको तोड़ दिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 300 और संपत्तियों की पहचान हमारी सरकार ने नशे के रोकथाम में सम्मिलित लोगों द्वारा जो कमाई गई है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीरता हो सरकार में और इच्छा शक्ति हो तो कोई भी कार्य किया जा सकता है। 2022 में 1.6 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई थी और हमारी सरकार ने 2024 में 25 करोड़ 42 लाख की संपत्तियों को अटैच किया। सरकारी कर्मचारी सम्मिलित पाए गए, सरकारी कर्मचारी सम्मिलित पाए गए। मैं ये कहना चाहता हूं जिसमें 8 पुलिस विभाग के भी कर्मचारी थे, 2 को बर्खास्त कर दिया गया है। जितने भी सरकारी कर्मचारी इस चिट्टे के नशे में सम्मिलित पाए जाएंगे, हमारी सरकार उनके साथ सख्ती से पेश आएगी। आने वाले समय में आप इसका परिणाम देखेंगे। और हम चिट्टा को जड़ से उठाने के लिए कटिबद्ध हैं। मुझे खुशी है, हमारे समय में, हमारी सरकार के समय में 30% की चिट्टे के व्यापार में कमी आई है। जितनी भी जेलें हैं जो कभी साफ नहीं हुआ करती थी, काफी जेलें 70 से 75% तक भर चुकी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो 5 ग्राम से चिट्टे में के कान छूट जाते थे, हमने उसमें एनडीपीएस के एक्ट के तहत 4 लोगों को अरेस्ट करके रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर देखिए किस तरह संपदा लुटाई। एचआरटीसी की बसों में हमारी महिलाओं को 50% इन्होंने फ्री ट्रेवलिंग की सुविधा दी। महिलाएं हमारी बहनें। पिछले दिनों मुझे एक सरकारी महिलाओं का दस्ता मिला, 4-5 महिलाएं सचिवालय में आई कि मैं 1.5 लाख रुपया पे लेती हूं पर बस में मुफ्त में जाती हूं। तो मेरे से कहते आप टिकट क्यों नहीं लेते? मैंने कहा आप हमारी बहन है, हम आपसे टिकट नहीं लेंगे। कहते मैं देना चाहती हूं। तो हमने उनसे पूछा कि देना क्यों है? पर मैं ये बताना आपको इसलिए चाहता हूं, जो लोग इनकम टैक्स पे ये वो देना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने राजनीतिक कुर्सी प्राप्त करने के लिए इसको भी लुटा दिया। और हर महीने हमें जो सुविधाएं देते, 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ रही है हर महीने। साल की 720 करोड़ रुपया हम इस फ्री और जो हमारी फ्री सुविधा उसके लिए दे रहे हैं। और चर्चा करते हैं कि हम काट रहे हैं। हमने तो काटा कुछ नहीं है, हम तो काट ही नहीं रहे। अभी
हम तो जो विषय लाते हैं जनता की अदालत में लाते हैं और उसके बाद चर्चा करने के बाद कोई फैसला करते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया के जमाने में आजकल पता नहीं क्या चलता है, और सोशल मीडिया के जमाने में ये चीजें लाकर इनके 3-4 विंग हमने, हमारी सीआईडी ने मॉनिटर किए, और 3-4 विंग उस चीज को पूरी जनता के पास वायरल करने के लिए तैयार रहते। कुछ किया नहीं, 5 साल सो रहे, अब मेरे से बोल रहे हैं। यहां विपक्ष के विनोद जी की सुन रहा था, मेरी बिल्डिंग 70% पूरी होगी, मेरा कॉलेज सिराज का भी बना दीजिए। अपने आप भी तो करना था। हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं अगले वर्ष अक्टूबर तक वो दिखनी भी शुरू हो जाएगी। हम जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं अगले एकेडमिक सेशन से 10 हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और का उस पर एडमिशन भी शुरू हो जाएगी। हम अच्छे सुधार कर रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं हो रही। अगर हम सुधार किसी भी जिस चीज में कर रहे हैं उसमें समस्या सिर्फ बीजेपी को हो रही है और उसके कार्यकर्ताओं को हो रही है। जनता साथ खड़ी हो रही है हमारे। जनता हमसे चाहती है कि सुधार होने चाहिए। हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो कांग्रेस पार्टी का अभियान है उसमें हम आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? उनको रुकाने के लिए दिल्ली में, कभी इतना हिमाचल दिल्ली में चला ही नहीं था। कभी चला था हिमाचल में? इतना दिल्ली में हिमाचल चलता है। यहाँ के पत्रकार बंधुओं से पूछते हूं, कहते तो दिल्ली से बोला कि ये चलना है, और हम पर बोलते हैं कि हम पत्रकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। आप तो दिल्ली से न्यूज चलाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सच सच होता है। सच का कई बार झूठ से टकराव होता है, और सच झूठ से कई बार टकराव होते होते भी जीतता है। हमेशा सच की जीत होती है। हम सच पर चले। अभी भी ये बोलते हैं झूठ बोल रहे। अगर फैक्ट्स ही झूठ है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि आपके फैक्ट्स सच्चे हैं पर आप झूठ बोलते हैं, इसलिए ये कहना चाह रहा हूं। इनके चैनलों द्वारा सब जगह इन्होंने एक अपना बड़ा ने तो ऑफिस खोल लिए, उसमें एक ही सेल है। आजकल एक ही सेल है। जब से हमारे 40 में एक सेल है। अब मैंने पता किया सीआईडी की रिपोर्ट से, मैं वो भी पब्लिक की डोमेन में लाना चाहता हूं कि ऑफिस बने हुए हैं बड़े सुंदर। कहा कि इनकी सीटें 40 होगी और 40 सीटों में हम लोग द्वारा से सीट नहीं जीत सके। केंद्र में हमारी सरकार थी, बड़े स्ट्रांग मंत्री थे, और ये फिर से 40 होगी। तो इन्होंने एक टारगेटेड कैंपेन मेरे खिलाफ चलाया हुआ है। व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए एक टारगेटेड कैंपेन करवाया। मैंने भी उसकी स्टडी की 1 महीने तक कि कौन कौन से चलते हैं। सब जगह सोशल मीडिया में इनके ऑफिस बने हुए हैं, वहां इनके विंग है, और इनके विंग के अपने चैनल है। उन चैनलों में कुछ नहीं होता। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को एक दूसरे के खिलाफ लिखाया होता और हमारे खिलाफ पूरा शेयर। और जो इनसे संबंधित पोस्टें हैं, जब हमने पता किया, और पता कैसे, ऐसे तो किसी को घर जा नहीं सकते, कुछ ना कुछ कंप्लेंट करवानी पड़ेगी या FIR करवाने के लिए तभी पता कर सकते। जब ऐसा पता किया तो 19 मामले इसमें सामने आए। 19 मामले, बिलासपुर में 1, किन्नौर में 1, ऊना में 1, 6, कांगड़ा में 1, चंबा में 3, देरा में 3। अब इनकी मैपिंग स्टार्ट हुई है। कभी किसी अधिकारी के खिलाफ चला देंगे, जैसे मेरे खिलाफ चिट्ठी, हमारे ऑफिस के खिलाफ चिट्ठी आ गई थी। अगर मैं इंक्वायरी ना देता तो पता कैसे लगना था? पता लगना था। अब पता लगने लग पड़ा है। तो सब जगह बद्दी से भी चलता है, राम कुमार जी के एरिया से भी इनके खिलाफ चलाने के लिए सब जगह के देख रहा हूं मैं, सब देख। तो इस प्रकार कई प्रकार के मामले आए। तो इस मामलों के लिए हमने कहा उनके साथ उन सबसे बात कीजिए और उन्हें एक बार समझाइए। अगर वो समझते हैं कि आप जो भी कंटेंट छाप रहे हैं उसको साबित करने की जिम्मेवारी जिसके खिलाफ आप कंटेंट छाप रहे हैं उसकी नहीं है। नया कानून बन चुका है, ये छापने वाले की जिम्मेवारी है, और इसलिए आप उनके पास एक बार जाके समझाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि समझाना हमारा दायित्व है, क्योंकि सभी पत्रकार बंधुओं को कई बार कई चीज़ों का पता नहीं होता। मित्रता में कई बार वो छाप देते हैं, और हम लोग जानते हैं कई बार मित्रता में ऐसी बात हो सकती है, लेकिन हम चाहेंगे कि उनको भी, हमारे अपने जो पत्रकार बंधु है
उनको हम आपस में बैठ के उनको बताएं कि इस प्रकार के न्यूज़ के कंटेंट ना चलाएं, ताकि सत्य पर आधारित चलाएं, जो कि जरूरत है। और इस दिशा में हम उनसे बातचीत करेंगे और मिलकर आपसी मेल मिलाप और भाईचारे से इस समस्या का भी समाधान उनको समझाकर कराएंगे। पर कई तो पत्रकार है जिन्होंने जर्नलिज्म की हुई है, ये ना पत्रकार है, ये एक नया प्रकार शुरू हो चुका है। जैसे मुकेश जी बोल रहे हैं कि ये जो चैनल चले ना, फिरौती चैनल, क्या लेने वाले हैं, ये पत्रकार नहीं है। हम शिमला के सारे पत्रकारों को जानते हैं, हमसे भी विरोध करते हैं, हम उनसे भी विरोध करते हैं कि तुमने गलत लिख दिया। कुछ एक बद्दी में है, बद्दी में बड़े भारी हो गए हैं ये, और कुछ एक जगह ये और हो गया है, और वहां ये इन्हीं को नहीं करते। ये यूट्यूब चैनल जैसे है, ये उन्हीं को नहीं करते, ये माइनिंग वालों के पास चले जाते हैं, ये उद्योगपतियों के पास चलते हैं। हमारी सरकार इस प्रकार के लोगों के खिलाफ भी जो भी है, जो अब पत्रकार जो जर्नलिज्म की भी है, जिसने चला रहा है, जिसके सोशल मीडिया में, उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई थोड़ी कर रहे, पर जो भी ये चला रहे हैं उनके खिलाफ सरकार का मतलब है कि जो कानून कहता है हम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे। हाँ, सोशल मीडिया, वो बेचारा हमारे कौन विक्रम ठाकुर जी रात को 6 बजे के बाद सोशल मीडिया देखते हैं, और सुरेंद्र मनकोटिया जी की वो चैट लेके यहाँ आके बोलते थे कोई सोशल मीडिया में। आपको ये भी तय करना है माननीय अध्यक्ष महोदय कि सोशल मीडिया में लिखी हुई बात सत्य है तो उसको कागज को रखना कि नहीं रखना है, ये आप तय कर लेना अगली बार में। रिकॉर्ड से निकाल दिया हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हम सब लोग आने वाले समय में कोई सोशल मीडिया में चला हुआ है उसको लेकर अगर अपना भाषण देंगे तो उसके भी आप नियमावली बनाइए, हम आपके नियमावली से बंधे हुए हैं। एक और बहुत बात बोलते हैं मंदिरों से, ये मंदिर बड़े चल रहे हैं। अब मंदिर और अच्छा काम करने वाले कर्म से जाने जाएंगे कि इनके भाषण से जाने जाएंगे? हमने कर्म किया, हमारी सरकार ने कर्म किया है। हमने उस संपदा का अधिकार उन अनाथ बच्चों को दिया जिनके माँ बाप नहीं है। हमने उस शिक्षा का अधिकार, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा का अधिकार उसको दिया जिनके बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। ये अच्छे कर्म के लिए। और चैरिटेबल आपने लिखा है एक्ट में, हम कोई मंदिर का पैसा किसी योजना पर नहीं लेने वाले। और हम कह चुके हैं बार बार आके, बोलने को कुछ नहीं होता तो हर कुछ बोलते। अब आपको मैं बताऊं, मंदिरों का कानून किसने बदला? बोलते 500 करोड़ की बात करें, मंदिर का कानून अपने राजनीतिक लाभ के लिए बदलने वाली पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो इन्होंने कानून बदला, क्यों बदला? गाय माता के सच्चे सेवक हम हैं, जिन्होंने जयराम जी की गाय को भी आज पाल कर रखा, उसे बड़ा किया, पाला, और आज वो सुखद है। ये नहीं है, ये तो दिखावे के है, ये तो छदम हिंदुत्व के लड़ाई लड़ रहे हैं। कमजोर हो गई थी वो। राम मंदिर की पूरे दिन की छुट्टी हम करते हैं, मुकेश जी और प्रयागराज हम लोग जाए, विक्रमादित्य जी और जाए, इनको पता नहीं कि क्या समस्या होती है। आज उसमें बछड़ा हो गया है और उसके दूध आज उनको मिल रहा है, तो हमारी सेहत में भी थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। मैं जयराम जी का भी धन्यवाद करता हूँ, लेकिन उनको ना उनके साथ ही गुस्सा दिला रहे हैं, उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए। उनके साथ जो चिपके हुए ना दीमक की तरह, कुछ तो वैसे ही राजनीतिक, हम जानते हैं ना, हम तो सब राजनीतिक परेशानी से उभर कर ही यहाँ पहुंचे हैं। तो इनका देखिए हाल, 2018 में एक्ट चेंज कर दिया, कहा कि गौ सदन के लिए 15% दो, चलो जी ले लिया, हमने तो कभी बात नहीं उठाई। सीएम रिलीफ फंड के लिए, सीएम रिलीफ फंड के 15 करोड़ 78 लाख रुपया इन्होंने सीएम रिलीफ फंड में अपनी सरकार के समय दिया। कोविड फंड में भी ले लिया, ठीक है, चैरिटेबल करो, हम उन पर नहीं क्वेश्चन उठा रहे। 13 करोड़ 75 लाख रुपए लिया। और देखो, चैरिटेबल वर्ड्स के बाद हमने चैरिटेबल की 2 योजनाओं को बोला कि दे सकते हैं तो दे देना, नहीं देना अनाथ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या कि सड़क बनाने, मरम्मत करवाने, पानी की स्कीम को, ये तो योजना सरकार की है, मरम्मत करवाने, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट खरीदने और अन्य बहुत से ऐसे कार्यों के कामों के लिए पैसा दिया गया जो हमारी बजटेड स्कीमें होती है। और हम पर ही क्वेश्चन,
आप करे तो पुण्य, हम करे तो पाप, क्योंकि सोशल मीडिया वाले ना ऑफिस में बिठाए हुए हैं। और एक मैं आपको कहना चाहता हूं, यह वायलेशन थी जो इनके द्वारा की गई, और चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट से लगभग 35 करोड़ रुपया इन कार्यों के लिए खर्च किया गया है। और मैं और बताना चाहता हूं, बाबा बालकनाथ मंदिर तथा ज्वालाजी मंदिर ट्रस्ट से शादी के समय 5100 से 11,000 तक लड़की के शगुन को देते हैं। अच्छी बात करते हैं, मैं स्वागत करता हूं। हमारी बेटियों की शादी के लिए जो गरीब होती है उसको देते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर में से 15,000 से 21,000 तक शगुन देते हैं। जितनी जितनी आय होती है वो देना भी चाहिए। चैरिटेबल वर्ड्स है आपके एक्ट में, चेंज तो इन लोगों ने किया, और उसमें हमारी ये योजनाएं हैं। अगर देना चाहते तो दो, नहीं देना चाहते ना दो, कोई फोर्स नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बात का वो राय का पहाड़ ना बनाए। अब ठीक है, कोई दिन आपका ऐसा नहीं होता पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिस दिन वो अखबार में न्यूज नहीं देते। अब दो, पर अच्छे काम को करने के लिए मत दो। अब उनको, उन अनाथ बच्चों की भी तो हाँ लगेगी कि जिनके लिए वो ऐसा कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, किसी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 1.5 लाख पद समाप्त कर दिए। आज तक जितने भी एम्प्लॉयज हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पदों की संख्या 2 लाख होती है या 2.5 लाख होती है। सरकारी कर्मचारियों की 2 या 2.5 लाख होती है। अभी भी 2 लाख है, 2.5 लाख है। कहाँ खत्म किए? कौन से पद है? पीडब्ल्यूडी में ग्रंथी रखे जाते थे। 40 साल पहले ग्रंथी रखे हुए थे, पोस्ट चली हुई थी। क्या था पीडब्ल्यूडी में? 40 साल पहले जब आजाद भारत हुआ, और आजाद भारत के बाद जब हम पंजाब में थे, मस्ड एरिया वाले थे, उस समय हिमाचल के जब इलाके मस्ड हुए तो उस समय पंजाब महापंजाब था। हम तो पार्ट थे, वहां ग्रंथी भी रखे जाते थे। अब उन ग्रंथीज की पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जरूरत नहीं है। अगर उसको खत्म कर दिया गया, जो कोई है ही नहीं पद पर सैंक्शनड है, क्या है? कुछ सैंक्शनड है, ग्रंथी नहीं रखना, तो उसमें क्या काम गलत किया हमने? लोहार होते थे, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई, मल्टीटास्क। नहीं, वो मैं अभी आ रहा हूं। आपने पहले ही अंदाजा लगा दिया कि मैं किस शब्द में आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने लोहार होते थे पहले, ज्ञातियां वो करनी, वो जमाना चला गया। अब मशीन के द्वारा होते उन पदों की बात करूंगा। फिर वो साइक्लो स्टाइल वाले होते थे, गेस्टी टर्नर, उनको फोटो स्टेट करने वाले होते थे। तो ये जो छोटी छोटी पद थे, ये उस समय बड़े महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे। कोई ज्यादा पद नहीं है ये, कोई 2-4 हजार होंगे। नॉमेनक्लेचर चेंज। हमने उसकी जगह कर दिया मल्टीटास्क वर्कर। कोई हमने मल्टीटास्क वर्कर का मतलब हो गया वो पानी भी पिलाएगा, चाय भी पिलाएगा, क्लैरिकल का भी कहीं छोटा मोटा पढ़ा लिखा है तो काम कर लेगा। ये मल्टीटास्क वर्कर का काम है। और ये बोलते कि 1.5 लाख पद कर दिए। उसकी नोटिफिकेशन से एक हुई जो 1971 के बाद, हिमाचल बनने के बाद या उसके बाद के 10 साल ले लो, के जो पद थे वो आप चलाए रखते। कागजों में क्या होता है सरकार में, वो चले रहते हैं। हमने तो रोजगार के निजी और प्राइवेट क्षेत्र में 42,000 के करीब रोजगार दिया। और एजुकेशन में अब जो रोजगार के पद भरे जा रहे हैं आने वाले, क्योंकि अगला बजट का भी तो रिप्लाई करना है, तो मैं उसके लिए भी थोड़ा सा इनके लिए रखा है कि हमने कहाँ कहाँ दिए है, मैं उस समय आपको बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं,
विकास में कोई कमी नहीं आने देगी। विकास का मतलब ये नहीं होता कि पैसे की तंगी है। पैसे का सही इस्तेमाल ही विकास को आगे ले जाता है। हमारे पास पैसे के सही इस्तेमाल के रंग, हमारे पास पैसे के सही इस्तेमाल करने के ढंग है और हम उसको ढंग को कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी चुनौतियां हैं। अब जिसकी आरडीजी 3,257 करोड़ रुपया रह जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चुनौती का सामना नहीं करेंगे, पर जिसने पहले दिन से ही 2900 करोड़ रुपए का हमने 2 साल में राजस्व कमाया, इस चुनौती का भी हम सामना करेंगे। जो हमने योजनाएं लाई है, अगले वर्ष उसका स्वरूप आपको दिखना शुरू हो जाएगा। कोई चुनौती नहीं है। सिर्फ क्या होता है, विकास में कोई चुनौती नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कोई चुनौती नहीं है। जो हमारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हो जाते हैं, जो हमारे सैलरीज, पे, इंटरेस्ट, मूलधन, डीए, इन सब के कारण जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कारण खर्चे होते हैं, वो थोड़ा सा जब उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ठीक करते हैं तो थोड़ी बहुत तंगी और कमी रहती है। हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और हम इस कोशिश में सफल भी हुए। कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में सभी सदस्यों को, हिमाचल प्रदेश की जनता को विकास के किसी कार्य में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। तेज गति से विकास हुआ है, वो मैं आने वाले बजट के प्रस्तुतिकरण के बाद आपको उसके भी आंकड़े दूंगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कई चुनौतियों का सामना किया और ये राजनीतिक जीवन में चुनौतियां आती रहती है। हमारी तो छात्र जीवन से ही चुनौतियों का सामना करने की हमें आदत से पड़ गई है। कुछ लोग गलतफहमी में रहते हैं कि हमने जो किया उसका किसी को पता नहीं है, जिनके साथ मिलकर किया वही सब हमें बता देते हैं। आने वाले समय में हमारी सरकार इस दृष्टिकोण को भी अपनाएगी कि भ्रष्टाचार के जो चोर दरवाजे और बंद करने हैं उसमें सख्ती से अमल किया जाए, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने फिर कहा आपको कि बीजेपी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है थी, वो सुनना नहीं चाहती। हम उनको तंग थोड़ी करना चाहते, हम उनको सुनाना चाहते हैं। उनके भी तो नए नए एमएलए चुनकर आए हैं, उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। वो भी तो बेचारे अपनी बिल्डिंगों को पूरा करने के लिए रो रहे हैं। अभी सब जो बोल रहे थे बिल्डिंगों को पूरा करने के लिए बोल रहे हैं। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, पारदर्शिता से सारे कार्य किए जाएंगे। कहीं किसी को कोई ऐसा लगता है कि हमने कोई गलती की है तो जनता का भी दायित्व बनता कि हमारे ध्यान में लाया जाए। अगर उसमें सुधार करने की जरूरत होगी और जनता की उसमें राय अच्छी होगी, हम उस दृष्टि से उसमें भी सुधार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।